हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी आज़ाद और आज हम कुछ और क्वेश्चन देखने वाले रिलेटेड टू आवर ज्योमेट्री चैप्टर। ऑलराइट, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, एक ए बी सी डी स्क्वायर दे रखा है, तो लेट अस मेक अ फिगर आउट ऑफ इट। तो एक स्क्वायर बना ही लेते हैं हम यहाँ पे। सो दिस इज अ स्क्वायर ए बी सी एंड डी, राइट? ओके, अब P is an inner point such that PA ratio PB ratio PC is equal to 1:2:3. ओके, स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैं यहाँ पे सिंगल 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 हर एक को मैं सिंगल लाइन से मेंशन कर देती हूँ, सो दैट मुझे ये पता है कि सारी साइड्स इक्वल है। मतलब कि हमें गिवन क्या है कि ABCD इज़ अ स्क्वायर, गिवन क्या है ABCD इज़ अ स्क्वायर, और अगर ये स्क्वायर है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी होगा। सही बात है, सारी चीज़ें इक्वल है। चलो इसको अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ए मान लेते हैं, सब सारी साइड्स को ए मान लेते हैं। तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, राइट? सबको ए यूनिट मान लिया। अब क्या कह रहा है, सच दैट पी ए रेशियो पी बी रेशियो पी सी इज इक्वल टू 1:2:3, और पी क्या है, कोई भी एक इनर पॉइंट है, तो बीच में कोई भी एक इनर पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ ले लिया P, तो पी ए पी बी और पी सी, राइट? तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो दिख रहा होगा कि यहाँ पे पी ए और पी सी ये दोनों अलग अलग लाइन से, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे आप इसको ध्यान रखना कि ये स्ट्रेट लाइन आप बनाओ ही ना, ठीक है? सो क्या होगा, अगर आपने ये स्ट्रेट लाइन बना दी फिगर में, जो कि गिवन नहीं है हमें कि पी ए और पी सी स्ट्रेट लाइन है, और अगर आपने बना दी तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, राइट? और वो क्या है, अप्रोच ही गलत है, राइट? सो यहाँ पे पी सी पी ए अलग लाइन है, लाइन सेगमेंट है, पी सी एक अलग लाइन सेगमेंट है, और ए सी इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। और ये 1:2:3, अच्छा साइड्स तो गिवन ही नहीं है, रेशियो गिवन है, और हमें एंगल ए पी भी निकालना है, तो ए पी बी। अच्छा एक बात बताओ, पी ए पी बी पी सी का रेशियो गिवन है, मतलब पी ए हम क्या करते हैं कि पी ए अगर रेशियो में गिवन होता है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट? तो अगर पी ए पी बी रेशियो पी सी दे रखा है 1:3:c, तो अपन पी ए इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, पी बी इक्वल टू 2x मान लेते हैं, पी बी सी इक्वल टू 3x मान लेते हैं। सही बात है, बट हमें तो एंगल निकालना है ना, और साइड का रेशियो गिवन है, साइड तो गिवन नहीं है। तो फॉर अ सिंप्लिसिटी कि ठीक है हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे, हम यहाँ पे से x हटा ही देते हैं ना। यहाँ पे 1 2 3, लेट अस अज्यूम द साइड्स भी 1 2 3, लेट अस अज्यूम पी ए इक्वल टू 1, पी बी इक्वल टू 2, पी सी इक्वल टू 3, से हमारी कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगी, और साइड का रेशियो तो इवेंचुअली सेम ही रहेगा ना। जैसे अगर मैं x को कुछ भी डाल दूँ, जैसे यहाँ पे 1x 2x 3x मान भी लिया, तो साइड का रेशियो तो x की वैल्यू में 2 भी डालूंगी तो 2 4 6 हो जाएगा, तो साइड का रेशियो तो फिर भी 1:2:3 रहेगा, तो एंगल पे तो कुछ फ़र्क आना ही नहीं है। सही बात है, आप x लेके भी कर सकते हैं, और x नहीं लेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और एंगल पे कोई फ़र्क भी नहीं आएगा। सही बात है। तो लेट अस अज्यूम पी ए इक्वल टू 1, पी बी इक्वल टू 2, पी सी इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है? मैं यहाँ पे x नहीं सपोज कर रही हूँ, आप कर सकते हैं, ठीक है ना? तो x 2x 3x सब बिल्कुल माने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ओके, तो 1 2 3 ये हो गया। अच्छा, यहाँ से एक बहुत प्यारी सी अप्रोच हमें यहाँ पे सीखनी है, ठीक है? बहुत काम आने वाली अप्रोच है ये, और कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे भी हम यूज़ करेंगे इसको, ठीक है? अब हमें एंगल ए पी बी निकालना है। अगर ए पी बी निकालना है तो अगर मेरे पास में ए बी होता तो मैं कहीं ना कहीं कॉस रूल लगा देती, कॉस रूल लगाते ही मेरा ये आ जाता, राइट? अगर मेरे को ये थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं, ये निकालना है मुझे, तो अगर मुझे ये निकालना था और मुझे ये साइड कहीं ना कहीं पता होती ए बी, क्योंकि ए पी तो पता है, पी बी पता है, ए बी पता होती, मैं कॉस रूल लगा के आराम से निकाल लेती, पर पता नहीं है। अच्छा, तो क्या किया जाए इस केस में? जब भी ऐसा कुछ अटके कि यहाँ पे एंगल Q निकालना है और हमें ये वाली साइड नहीं पता है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखना ध्यान से, ये AB और BC ये दोनों साइड इक्वल है। सही बात है,
ए बी और बी सी ये दोनों साइड इक्वल है। तो देखना ऐसे टाइम पे एक कंस्ट्रक्शन जो करना है कि हमें बी को फिक्स रखना है, इसको फिक्स रखना है, बी को फिक्स रखना है, पी को बिल्कुल ही आप है ना कहते हैं कि बिल्कुल आप छोड़ दें, इसको ए को छोड़ दें, ठीक है ना, रिलीज़ कर दें बिल्कुल ही, और बी को फिक्स कर दें। अब आप इसको रिलीज़ करेंगे इस वाले ट्राइंगल को ए पी बी, ट्राइंगल को देखना इन ट्राइंगल ए पी बी है ना, मैं ए पी बी की बात कर रही हूँ, ट्राइंगल ए पी बी में। तो मैंने बी को तो फिक्स कर दिया, ट्राइंगल ए पी बी में बी को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि आप इसी पोजीशन पे रहेंगे, और ए पी को मैंने रिलीज़ कर दिया। और अगर मैं इसको घुमाऊंगी, इस ट्राइंगल को ऐसे घुमाऊंगी यहाँ पे, तो क्या ऐसा कुछ ट्राइंगल मिल जाएगा मुझे? देखो ध्यान से, ये ए पी, इसको अगर मैं यहाँ पे घुमाऊंगी, इसको मैंने क्या किया, यही वाला ट्राइंगल है ना, ये देखो मैं इसको शेड कर देती हूँ, ये वाला ट्राइंगल को मैंने घुमाया, ठीक है ना, रोटेट करा, और मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मैंने इसको रोटेट करके यहाँ कैसे लाई, तो देखो ये जो ए पॉइंट था, बी पॉइंट को मैंने फिक्स रखा, ए पॉइंट सी के पास चला गया, तो ए यहाँ आ गया, सी को ओवरलैप कर गया, ठीक है ना। जो ये पी पॉइंट था ये यहाँ पे आ गया, तो इसको मैं पी की जगह पी डैश मान लेती हूँ, ठीक है ना। तो अभी तो जैसे मैं अभी बताने के लिए मैंने क्या किया था कि इसको रोटेट करा, तो ए सी के ऊपर आ गया, ओवरलैप कर गया, और पी यहाँ आ गया। पर अब वेरिएबल्स तो अलग करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे तो सी है ही, तो ए हटा देते हैं, और पी को मैं पी डैश मान लेती हूँ, पी को मैं पी डैश मान लेती हूँ, ठीक है ना। एक तरीका तो ये हो गया समझने का। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि इस वाले ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हमने यहाँ पे भी एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो आई होप ये कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हुआ होगा कि या तो आप ऐसे समझ लें कि मैंने बी को फिक्स रखा और यहाँ पे ऐसे इसको रोटेट कर दिया, या फिर मैंने ए पी बी के कॉन्ग्रेंट यहाँ पे एक और ट्राइंगल बना दिया बी सी पी डैश। अब मैंने बनाया कैसे कि देखो ए बी ए है और बी सी ए है, तो इन दोनों को ओवरलैप करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, है ना। इसमें दिक्कत आएगी नहीं कि ये वाला ट्राइंगल ऐसे ओवरलैप करेगा, ऐसे अगर अपन रोटेट करेंगे तो बी सी और ए बी तो आराम से ओवरलैप कर ही जाएगी, राइट। और ये ए पी डैश यहाँ पे आ गया और पी डैश बी यहाँ आ गया, सही बात है, ठीक है। तो आई होप ये कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं इस पर। तो अगर अब यहाँ से देखें तो मैं ये कह सकती हूँ कि इन ट्राइंगल ए पी बी, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी पी डैश बी, अब ये कह सकते हैं कि देखो ए पी और ये, अब देखो ये ओवरलैप करके इधर गया था, तो ये वन तो ये भी वन ही होगा, सही बात है। और ये पी बी ये रहा, तो ये ओवरलैप करके यहाँ आ गया, तो ये भी टू ही होगा, सही है। अगर हम ये इसको ही तो रोटेट करके यहाँ ला रहे हैं, यही किया है हमने, इसको ही रोटेट करके यहाँ लाए हैं, तो ए पी पी सी डैश के बराबर हो जाएगा, तो ए पी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, सी पी डैश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पी बी किसके बराबर होगा, पी डैश बी के, पी बी किसके बराबर हो जाएगा, पी डैश बी के, सही बात है। दो ये भी, अगर ये वन है तो ये भी वन है, ये टू है तो ये भी टू है, क्लियर, डन, ओके। अब तीसरी चीज़ कि देखो ए बी और बी सी भी तो बराबर है, ए बी इक्वल टू बी सी भी तो बराबर है, ए बी इक्वल टू बी सी, ये दोनों ही ए माने में स्क्वायर की साइड्स हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी पी डैश बी, ट्राइंगल सी पी डैश बी, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, सही बात है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि पी बी ए एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल यहाँ से सी बी पी डैश हो जाएगा, सी बी पी डैश, दोनों ही एंगल इक्वल हैं, बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती, बाय सी पी सी टी, क्या मैं ये दोनों एंगल इक्वल बोल सकती हूँ। तो मैं मान भी लेती हूँ ना, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा रब कर देते हैं, ये वाला एंगल को मैं x मान रही हूँ, तो ये वाला एंगल भी ऑटोमेटिकली मेरा x हो जाएगा बाय सी पी सी टी, दोनों इक्वल है, मैं दोनों को x मान लेती हूँ, ठीक है ना। x का अभी तक यूज़ किया हुआ भी नहीं है हमने वेरिएबल में, तो ये x तो ये भी x हो गया,
सही बात है, ठीक है। अब अगर मैं ये देखूँ तो ये स्क्वायर है तो ये पूरा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल, एंगल बी 90 है, तो ये x है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं होगा। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ये 90 माइनस एक्स, इसको मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ, देखो ये x है, ये 90 माइनस एक्स है, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ अ स्क्वायर है, राइट, 90 डिग्री ये पूरा 90 डिग्री, ये छोटा कर देते हैं अपन यहाँ पे, तो ये वाला x है तो ये 90 माइनस एक्स, अच्छा ये 90 माइनस एक्स और ये x, तो ये भी तो 90 डिग्री हो गया पूरा, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं आपकी, ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो अब 90 डिग्री हो गया और अपन को तो फिर 90 डिग्री से एक ही चीज़ याद आती है, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, है ना। और पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें एक ट्राइंगल चाहिए होगा, तो ये 90 डिग्री तो दिख ही रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, एक को कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि P और P डैश को ज्वाइन कर देते हैं, P एंड P डैश को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो P एंड P डैश को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि पी बी पी डैश इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ट्राइंगल पी बी पी डैश इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। चलो इसको मैं बाहर भी निकाल के दिखा देती हूँ आपको, सो दैट आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको निकाल देती हूँ, ड्रॉ कर लेते हैं अपन यहाँ पे, तो ये रहा P, ये रहा B और ये रहा P डैश, ठीक है, और पी बी भी मेरा 2 है और P डैश B भी 2 है और ये 90 डिग्री, तो क्या मैं पाइथागोरस से ये वाली साइड निकाल सकती हूँ क्या, पाइथागोरस का यूज़ करके। 90 डिग्री की अपोजिट क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, इसको P मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, है ना, P B कुछ भी मान लें, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, तो मतलब कितना आ गया 4 प्लस 4 दैट इज़ 8, और 8 किसका स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो ये 2√2 के बराबर हो जाएगा हमारे लिए, हाँ, H कितना आ गया 2√2, तो मतलब मेरा P डैश तो आ गया 2√2, ठीक है। अब देखना ध्यान से, एक और चीज़ समझना, ये हो गया। अच्छा, इसी डायग्राम में एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको कि अगर देखें ध्यान से तो ये दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है, ये दोनों साइड PB और BP डैश, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल, और ये 90 है तो ये भी दोनों 90, तो ये 45 नहीं हो जाएंगे क्या, सम 180, सही बात है कि नहीं है, ये दोनों इक्वल है तो ये तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पे एक और चीज़ मिल गई कि PB डैश इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो ये वाला एंगल 45, ये वाला भी एंगल 45, तो ये 45 हो गया और ये भी 45 हो गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ तक काम खत्म हो गया मेरा। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल P और एंगल P डैश भी तो इक्वल है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CP डैश B भी तो है, ये दोनों भी तो इक्वल है बाय CPCT, दोनों ही इक्वल है, तो मतलब अगर ये थीटा है तो ये पूरा भी थीटा है, तो थीटा का आधा तो मिल गया मुझे 45, आधा मतलब एज इन कुछ पार्ट तो मिल ही गया, ये भी नहीं पता कि अभी इक्वल है कि नहीं है, बट थीटा तो ये दोनों तो थीटा है, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो मुझे तो अगर ये वाला एंगल मिल गया पूरा तो मेरा काम खत्म, ये थीटा तो ये भी थीटा ही है, सही बात है। तो अगर मुझे ये 45 है और मुझे सिर्फ इतना सा और कुछ ये पार्ट मिल जाए तो मेरा थीटा वैल्यू आ जाएगी पूरी, मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा वहीं का वहीं, सही बात है। तो ये वाले ट्राइंगल को अपन ने ऑब्जर्व किया और ये एंगल 45 आ गया, तो अब ऊपर वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हैं। ऊपर वाले ट्राइंगल में ऑब्जर्व करेंगे तो क्या पाइथागोरस लग रही है, सबसे बेसिक तरीका तो ये होता है कि अगर एंगल निकालना है तो एक बार देख लो कि पाइथागोरस थ्योरम लग रही है कि नहीं लग रही, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 सबसे बड़ी साइड है तो इसको H मान लेंगे, तो इन ट्राइंगल PCP डैश, राइट, इन ट्राइंगल PCP डैश H को 3 मान लेते हैं ना, H 3 हो जाएगा, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड ही तो H होती है, तो ये 3 स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर क्या हो गया 2√2 का होल स्क्वायर, और ये 1 स्क्वायर, कुछ भी मान सकते हैं PB कुछ भी, तो 1 प्लस 2 का √2 का स्क्वायर तो 8 और ये 9, इसको अभी इक्वल टू से हटा देते हैं, ठीक है ना, तो ये 9 और ये 9, तो LHS इक्वल टू IHS आ गया कि नहीं आया, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर आ गया कि नहीं आया,
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर ये आ गया तो भैया मतलब ये तो समझ में आ गया कि ट्राइंगल पी सी पी डैश इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी समझ में आ गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। ये वाला जो ट्राइंगल है ऊपर वाला, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। पर 90 डिग्री आता कहाँ है? 90 डिग्री होता है अपोजिट टू हाइपोटेनस। मैं आपको एक बार ऑब्जर्व भी करा देती हूँ कि जैसे ये छोटा सा एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बनाते हैं तो ए बी सी, तो ये जो हाइपोटेनस यहाँ होता है ये 90 डिग्री के अपोजिट ही तो होता है, या ऐसे कह लें कि हाइपोटेनस के अपोजिट 90 डिग्री होता है। ये दोनों अपोजिट ही तो होता है एक दूसरे के। तो सबसे बड़ी साइड 3 है तो 3 के अपोजिट ये वाला कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? सही बात है कि नहीं है? तो मुझे यहाँ से ये भी मिल गया कि एंगल सी पी डैश पी ये 90 डिग्री हो गया, तो थीटा तो आ ही गया मेरा। थीटा किसके बराबर हो गया? थीटा अगर मैं देखूँ तो 90 + 45 इज इक्वल टू कितना आ गया? 135 डिग्री आ गया। यहाँ पे वर्क खत्म हो गया हमारा। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज़ एंगल 135। ऑलराइट, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और ये अप्रोच भी आपको क्लियर हुई होगी। इसी अप्रोच पे एक और क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं, ठीक। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी इज़ 1। हमें एक स्क्वायर दे रखा है ए बी सी डी, डायग्राम बनाना है और काफ़ी अच्छे से बनाना है, ठीक है ना। बिल्कुल क्लमजी नहीं होना चाहिए डायग्राम, सो दैट आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन हो। ए बी सी डी ऑब्जर्व अच्छा होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब साइड्स 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। अब पॉइंट्स पी क्यू आर ऑन ए बी एंड ए डी, तो पी ए बी पे है, देखो रिस्पेक्टिवली है, मतलब पी ए बी पे है तो कोई पी पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, कहीं भी मिड पॉइंट तो दे ही नहीं रखा, कहीं भी ले लो, और क्यू पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पी क्यू ये रहा, ठीक है। आर ऑन ए बी रिस्पेक्टिवली सच दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इस, ये जो ए पी क्यू ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर कितना है? 2 है। अगर इसका पेरीमीटर 2 है मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि ए क्यू प्लस ए पी प्लस क्यू पी इज इक्वल टू 2 है। सही बात है। इन ट्राइंगल ए पी क्यू अगर पेरीमीटर 2 है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, सही बात है कि नहीं है? सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ए पी प्लस ए क्यू प्लस क्यू पी इक्वल टू 2 है, तो ये कुछ मान लेते हैं अपन, है ना। अब इसको x मान लेते हैं ए क्यू को, तो ए क्यू को x माना, ए पी को y माना, ठीक है ना। किसी को कुछ मान लेते हैं, तो ए क्यू की जगह मैंने x मान लिया, ए पी की जगह y मान लिया, तो क्यू पी इक्वल टू 2, तो क्यू पी की भी वैल्यू आ गई मेरे पास, तो 2 - x - y, तो ये क्यू पी की वैल्यू आ गई 2 - x - y, सही है। अच्छा, ये तो पूरा 1 है ना, ये तो पूरा 1 है ना ए डी, तो 1 में से ये x है तो ये 1 - x हो जाएगा, दिस विल बी 1 - x, ठीक है। और ये पूरा 1 है ए बी भी, और ये y है तो पी बी 1 - y हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक सा था, जितना भी मेरे को दिखा कि हाँ मैं जो जो चीज़ें निकाल सकती हूँ मैंने सब निकाल दी, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना? फाइंड पी सी क्यू, पी सी क्यू, तो मैं पी सी क्यू को यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना। पी सी क्यू को यहाँ से अपन ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से ज्वाइन किया। अब हमें ये एंगल निकालना है, तो इसको मैं कुछ मान लेती हूँ, थीटा मान लेती हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अभी एंगल तो समझ नहीं आ रहा कैसे निकालें इस थीटा को, और जब भी ऐसा कुछ होता है कि नहीं समझ में आ रहा तो कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ता है, देखो, है ना। और कंस्ट्रक्शन ऐसा हो जो कि हमें कहीं ना कहीं काम आए, ठीक है ना। तो अब ध्यान से अगर अपन देखें तो वही अप्रोच लगाते हैं, ठीक है। अगर मैं ये देखूँ तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये वाली साइड क्यू पी है 2 - x - y। और अगर मैं ये 1 - x और 1 - y को देखूँ, देखो ध्यान से देखना एक चीज़ कि अगर मैं ये दिखाऊँ आपको कि तो अगर ये यहाँ से अपन ऑब्जर्व करें ये चीज़, तो आप देखोगे कि क्यू डी प्लस पी बी, क्यू डी प्लस पी बी इज इक्वल टू क्यू पी हो रहा है।
देखना ध्यान से, क्यू डी 1 माइनस एक्स है, पी बी 1 माइनस वाई है, और यहाँ से ये 2 माइनस एक्स माइनस वाई के बराबर आ गया, दैट इज़ नथिंग बट क्यू पी। देखो ध्यान से, तो क्यू डी प्लस पी बी 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस वाई प्लस क्या रहा है हमने, तो 2 माइनस एक्स माइनस वाई, दिस इज़ नथिंग बट क्यू पी। तो अगर मैं इन दोनों को साथ में ले आऊँ कैसे ना कैसे करके, इन दोनों को मैं क्या ले आऊँ, साथ में ले आऊँ कैसे ना कैसे करके, तो ये और कहीं ना कहीं हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ कर सकते हैं। तो वही तरीका लगाते हैं। तो अगर मैंने सी को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, सी को क्या करा मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, डी और क्यू को मैंने रिलीज़ कर दिया, तो ये वाला जो ट्राइंगल है, देखना ध्यान से, ये वाला जो ट्राइंगल है ये रोटेट होके, देखना ध्यान से, सी डी क्यू है, इसको मैं अगर रोटेट करूँ ऐसे, कैसे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं इसको रोटेट करके यहाँ ले आऊँ तो ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, देखना। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सी डी सी बी पे ओवरलैप कर जाएगा, सी डी किस पे ओवरलैप कर जाएगा, आराम से सी बी पे ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि 1 1 है, ये 1 माइनस एक्स, देखो ये जो है ना बी, यहाँ से डी है तो डी के यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं हो गया क्या, इसको मैंने ओवरलैप करके मैंने क्या किया, इसको ऐसे घुमाया और इसको यहाँ ले आया, ये इसी ट्राइंगल को, ये दोनों ट्राइंगल ऐसे ओवरलैप करके गए, ठीक है ना। सेम अप्रोच जो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने लगाई थी, ठीक है ना। तो ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे मैंने इसको फिक्स किया और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के मैं यहाँ ले आई। तो अगर यहाँ पे क्यू डी 1 माइनस एक्स है तो ये भी 1 माइनस एक्स हो जाएगा मेरा, और ये टोटल मिला के मेरा कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा टोटल, सही बात है, ठीक है ना। और ये तो ओवरलैप कर ही गए, तो और यहाँ पे तो ऑलरेडी बी है ही सही, तो डी का कोई काम ही नहीं है, और क्यू तो यहाँ पे क्यू डैश कर देते हैं, ठीक है, वेरिएबल चेंज करने के लिए। अब ये 90 और ये भी 90, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिल्कुल आराम से, क्योंकि मैंने यही तो ट्राइंगल घुमा के इधर डाला है, तो ऑब्वियस बात है कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। तो इन ट्राइंगल सी डी क्यू एंड ट्राइंगल सी क्यू डैश बी या सी बी क्यू डैश, हम ये कह सकते हैं कि देखो सी डी इक्वल टू सी बी है, दैट इज़ 1, ठीक है ना। और क्यू डी और बी क्यू इक्वल है, क्यू डी इक्वल टू बी क्यू है, दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स, सब गिवन है हमें, ठीक है ना। और एंगल डी और एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो सब क्या है, गिवन है हमें। तो कौन सा क्राइटेरिया लेगा देखते हैं। तो इसको सिंगल से मार्क, इसको भी सिंगल से मार्क, इसको डबल से मार्क, इसको भी डबल से मार्क, तो ये तो साइड एंगल साइड लग गया है ना। तो बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल सी डी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी क्यू डैश हो जाएगा कि नहीं होगा, ट्राइंगल सी बी क्यू डैश, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब एंगल इक्वल कर सकते हैं और साइड्स भी इक्वल कर सकते हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि सी क्यू और यहाँ पे सी क्यू इक्वल टू सी क्यू डैश हो जाएंगे बाय सी पी सी टी, अभी लिख देंगे। तो ये दोनों इक्वल हो गई, ठीक है ना। और एंगल भी इक्वल कह सकते हैं कहीं ना कहीं। तो अपन ये बोल सकते हैं कि एंगल डी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी क्यू हो जाएगा, बी सी क्यू डैश, सही है क्या। ये दोनों एंगल इक्वल, तो इसको भी कुछ मान लेते हैं, जैसे इसको मैंने मान लेते हैं अल्फ़ा मान लेते हैं, ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा होगा। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ सो दैट आपको दिख जाए आराम से। ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा और ये भी मैं हटा देती हूँ, तो ये अल्फ़ा, ठीक है ना। दोनों को मैं अल्फ़ा मान लेती हूँ, सही है, क्लियर। और बचा मेरा ये वाला एंगल है ना, इसको मैं बीटा मान लेती हूँ। कुछ भी एक अज्यूम तो करना ही था, है ना। अच्छा, अब देखना ये वाली साइड इक्वल है 2 माइनस एक्स माइनस वाई, ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड कॉमन है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं ये वाले ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट कर सकती हूँ।
तो यहाँ से ये तो मैं बाय CPCT कर ही देती हूँ, बाय CPCT है ना। अब इन ट्राइंगल CQP, नेक्स्ट ट्राइंगल मैं देख रही हूँ जो मैं ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर सकती हूँ, है ना। एक तो मैं ट्राइंगल CQP और CPQ' मैं ट्राई कर सकती हूँ कि मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दूँ, है ना। ट्राइंगल CPQ', इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रेंट कर दूँ, मैं ऐसा कुछ ट्राई कर सकती हूँ। तो देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो CQ इक्वल टू CQ' है, CQ इक्वल टू CQ', ये अभी प्रूव किया है ना। ये प्रूव किया है कि नहीं किया अपन अभी? प्रूव्ड, अभी ऊपर ही किया है, ये रहा, ठीक है ना। और PQ इक्वल टू QP है, ये रहा, ठीक है ना। तो PQ इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, PQ इक्वल टू PQ', PQ इक्वल टू PQ' हो जाएगा। दोनों ही किसके बराबर है? 2 - x - y के बराबर है। और लास्ट मेरे को ये दिख रहा है कि CP इक्वल टू CP कॉमन है, तो CP इक्वल टू CP कॉमन, ठीक है। तो बाय S कॉन्ग्रेंसी, बाय S कॉन्ग्रेंसी क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए? अभी डायग्रामेटिकली दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, बट वो एक्चुअली हमारा फ्री हैंड डायग्राम है ना, तो ऐसे नहीं दिख रहा, बट वो कॉन्ग्रेंट है, राइट। तो ट्राइंगल CQP है ना, ट्राइंगल CQP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CQ' हो जाएगा कि नहीं होगा? CQ', ट्राइंगल CQ' बाय SS। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैं वापस से इनमें भी कोई एंगल इक्वल कर सकती हूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि QCP इज इक्वल टू PCQ' होगा। एंगल QCP इज इक्वल टू एंगल Q' होगा बाय CPCT। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? तो मतलब कि ये वाला एंगल थीटा है तो ये पूरा भी थीटा ही है ना। अल्फ़ा और ये बीटा और ये अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला भी पूरा थीटा ही है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया? थीटा के बराबर आ गया। सही है कि नहीं है इस वाले एक्सप्रेशन से? अच्छा, ये थीटा तो ये थीटा हो गया। अच्छा, एक और चीज़ ऑब्जर्व करते हैं अपन कि ये तीनों एंगल, ये तो स्ट्रेट 90 डिग्री है ना, क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर का 90 डिग्री है, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्या मैं ये बोल सकती हूँ आराम से, है ना, एंगल ऑफ अ स्क्वायर। चलो, और अल्फ़ा प्लस बीटा को हम ऑलरेडी थीटा के बराबर कर पहुँच चुके हैं, तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में, तो 90/2 दैट इज़ व्हाट 45 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। और यही हमारा आंसर ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने क्या हुआ था, PCQ को थीटा माना हुआ था और ये 45 डिग्री के बराबर आ गया, और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, राइट। सो आई होप ये वाली अप्रोच आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। बहुत काम आने वाली अप्रोच है, काफ़ी जगह यूज़ आने वाली अप्रोच है। 2 क्वेश्चन तो हमने देखे ही हैं अभी, ठीक है। और क्वेश्चन में आप लगाने का ट्राई कीजिएगा जहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ सिमिलर लगे जो हमने अभी किए हैं, राइट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सो स्टार्ट करते हैं हमारा नया क्वेश्चन, ठीक है ना। देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन में। इन ट्राइंगल ABC, तो देखो एक ट्राइंगल बनाना है ABC, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे ABC, एक ट्राइंगल बना लिया मैंने ABC, एक ट्राइंगल बना लिया यहाँ पे। अब BE इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंगल बाइसेक्टर का क्या काम होता है कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये जो BE है, यहाँ से BE ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये एंगल B को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, राइट। तो इसको A मान लेते हैं, तो इसको भी A मान लेते हैं, क्लियर है। AD इज द मीडियन ऑफ साइड BC। अच्छा, मीडियन का काम भी हमें पता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो AD और ये दोनों इक्वल है, मतलब ये x है तो ये भी x है। सही बात है कि नहीं है? ये x है तो ये भी x है, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है नेक्स्ट कि AD इंटरसेक्ट BE एट O। अच्छा, ये AD और BE जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये पॉइंट O है हमारा, ठीक है, ये पॉइंट O है परपेंडिकुलरली। ओके, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, क्लियर है। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है? दिस फाइंड द साइड्स ऑफ AB
सी, मतलब ए बी, बी सी और ए सी तीनों साइड निकालनी है। ओके, तो सबसे पहली बात कि मुझे एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, ऐसा सोचना वाली बात है, क्योंकि अपन करते हैं ना, एंगल बाइसेक्टर गिवन है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। पर हमें तो अभी ओ डी और ओ ए का रेशियो भी नहीं पता, पता है क्या? नहीं पता हमें ओ डी और ओ ए का रेशियो, तो अभी तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम यूज़ कर नहीं पाएंगे। सही बात है। तो अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे हम। तो अगर ये वाला ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल ए बी डी है ना, एक चीज़ ऑब्जर्व कराती हूँ मैं, इन ट्राइंगल ए बी डी जो ओ बी है ना, ये एंगल बाइसेक्टर इज बिहेविंग, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है एंड परपेंडिकुलर भी है ना। एंड क्या है, एल्टीट्यूड बोल लो या परपेंडिकुलर भी है, मैं एल्टीट्यूड भी लिख देती हूँ। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, सही है, तो टेक्निकली क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल में ही क्या होता है, जो एंगल बाइसेक्टर है ये वाला, ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करता है ना आइसोसेलेस में, राइट। या जो एक लाइन होती है जैसे ये बी ओ है, यही एज अ एंगल बाइसेक्टर भी बिहेव करेगी, एज अ परपेंडिकुलर भी बिहेव करेगी और एज अ मीडियन भी बिहेव करेगी, राइट। ये तीनों मतलब तीनों की तरह एक ही लाइन बिहेव करती है, राइट। तो क्या मैं इस ऑब्जर्वेशन से मैं क्या ही बोल सकती हूँ कि ट्राइंगल ए बी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, इस प्रॉपर्टी से। तो मतलब देयरफॉर ओ बी विल एक्ट एज अ मीडियम एज वेल, तो ओ बी क्या होगी, एक मीडियन भी होगी, ओ बी क्या होगी, मीडियन भी होगी। तो ओ बी मीडियन है, मतलब कि ए ओ और ओ डी इक्वल है, सही बात है, ए और ओ डी इक्वल है, और ए डी मेरा 4 है ना, बी ई इक्वल टू ए डी इक्वल टू 4 है, जो मैंने मार्क नहीं किया था सो दैट क्लमजी ना लगे, बट ए डी 4 है ना, और ये दोनों इक्वल है, तो मतलब कि 4 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये भी 2 और ये भी 2, ये 2 है ये भी 2, ठीक है ना। और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बी डी इक्वल टू बी ए भी तो होगा, दो साइड्स इक्वल, अपोजिट है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, तो बी डी एक्स है तो भाई ये भी एक्स ही होगा, दिस इज ऑल्सो एक्स, क्लियर है। अच्छा चलो यहाँ तक तो हो गया कि ये भी एक्स हो गया और ये 2 ये भी 2, है ना। और अब अगर अपन देखें तो आगे अप्रोच करने के लिए यहाँ हम अटक गए हैं ना, थोड़ा सा अटक गए, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, थोड़ा सा अगर आपको ऑब्जर्व होगा तो मेरे पास में यहाँ पे मिड पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थ्योरम लगाने का सोच सकती हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है मैं बता देती हूँ आपको कि मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, जैसे ये ट्राइंगल है, तो अगर यहाँ पे ए बी सी कोई एक लाइन है जो दो ट्राइंगल की दो साइड को, किसी भी दो साइड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो वो क्या होगी, थर्ड साइड की पैरेलल होगी, तो ये डी ई मिड पॉइंट थ्योरम है ना, डी ई पैरेलल टू बी सी होगी, और एक और चीज़ की डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी भी होगी, हाफ ऑफ बी सी भी होगी, है ना, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। तो कहीं ना कहीं मैं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करने का सोच सकती हूँ, और यूज़ करने के लिए मुझे या तो मेरे को इस ओ ई के पैरेलल ना एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम करने के लिए देखो दो लाइन चाहिए होती है ना, तो मुझे ओ ई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी तो ये फिगर बनेगा मेरा। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, डी एफ पैरेलल टू ओ ई। आई होप ये कंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ होगा। मेरे को ये प्रॉपर्टी लगाने का था ये कि प्रॉपर्टी लग सकती है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, ओ ई पैरेलल टू डी एफ ड्रॉ कर दिया, तो कंस्ट्रक्शन किया मैंने यहाँ पे ओ ई पैरेलल टू डी एफ। आई होप ये कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेरे से ये वाली थ्योरम आराम से लग जाए। तो चलो लगाते हैं फिर। अब अगर ये दोनों मिड पॉइंट है इन ट्राइंगल डी ए डी एफ, तो इन ट्राइंगल ए डी एफ, इन ट्राइंगल ए डी एफ, है ना, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी जगह यूज़ आने वाला कंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है ना। तो ए डी एफ, और अपन को ये पता है कि ओ ई पैरेलल टू
DF है एंड OE बाइसेक्ट AD, OE बाइसेक्ट AD, OE बाइसेक्ट AD. So therefore by converse of MPT, MPT तो ये होता है, इसका कन्वर्स होता ही है ना. कन्वर्स ऑफ एपीटी में क्या कह सकती हूँ कि AE इक्वल टू EF भी होगा, AE इक्वल टू EF, तो मतलब कि ये दोनों भी इक्वल हो गए. और OE इज इक्वल टू हाफ ऑफ DF एंड OE इज इक्वल टू हाफ ऑफ DF भी होगा, है ना, पैरेलल है ना. और मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी कह सकते हैं कि OE पैरेलल टू हाफ ऑफ DF भी होगा, है ना. सही है. तो OE और ये हो गया, है ना. ये यहाँ तक तो आई गेस दिक्कत नहीं है. अब अगर मैं ध्यान से दिखाऊँ तो ये और ये पैरेलल है, OE पैरेलल है तो BE भी तो पैरेलल होगी DF से. अगर मैंने OE पैरेलल टू DF ड्रॉ किया है तो BE भी तो पैरेलल होगी. या फिर जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि चाहे आप BE बोल लो चाहे OE पे बोल लो, है ना, BE बोल लो या फिर OE बोल लो, तो BE OE पैरेलल, BE बोल लो या फिर OE बोल लो, है ना, पैरेलल टू क्या हो जाएगा हमारा DF. ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा. तो OE की पैरेलल जो होगी वो BE की पैरेलल भी होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही तो है. सही बात है. तो यहाँ पे इन ट्राइंगल BEC, देखो BE पैरेलल टू DF हो गया, BE पैरेलल टू DF है ना. और यहाँ से ये जो DF है बाइसेक्ट BC, DF एंड DF बाइसेक्ट BC, DF बाइसेक्ट्स BC. सही है. तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT अगेन, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ MPT, BPT नहीं, कन्वर्स ऑफ MPT, मिड पॉइंट थ्योरम. ये रही मिड पॉइंट थ्योरम, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी की हुई है. ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम. यहाँ से हम बोल सकते हैं कि EF इज इक्वल टू FC भी होगा, EF इक्वल टू FC होगा, है ना. ये तीनों इक्वल आ गए, ये तीनों इक्वल आ गए. ये A तो ये भी A तो हम यूज़ कर चुके हैं ना, इसको Y मान लेते हैं. ये Y तो ये भी Y, ये Y तो ये भी Y, है ना. तो मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि देयरफॉर इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 AE EF के बराबर है, EF FC के बराबर है, तो AE इक्वल टू EF इक्वल टू FC हो जाएगा. तीनों इक्वल हो गए और दोनों, इसको मैं Y बोल देती हूँ. और तीसरा एक और चीज़ हम बोल सकते हैं ऐसे कि जो DF है वो हाफ ऑफ BE होगा, तो DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BE होगा. मिड पॉइंट का पार्ट है ना, ये रहा. ठीक है. तो DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BE, और BE तो 4 पता है हमें, तो DF कितना हो जाएगा, BE हमें 4 गिवन तो है, ये रहा. इसका यूज़ नहीं किया अभी अपन ने, है ना. तो DF इज इक्वल टू हाफ इंटू 4, तो DF की वैल्यू 2 आ गई. सही बात है. DF 2 आ गया तो OE आ जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ से OE इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटू 2, तो OE की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 1 आ गई. बहुत बढ़िया. तो OE 1 आ गया और DF 2 आ गया, और ये पूरा 4 था ना BE, तो ये 3 आ गया. सही बात है, सही बात है. और अब तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अब तो ये सारे क्या हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है. आराम से हमारी क्या है, वैल्यूज़ निकल जाएंगी. तो यहाँ से सबसे पहले मैं ट्राइंगल AOB पे लगाती हूँ, है ना. इन ट्राइंगल AOB, राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस लगा रही हूँ मैं. इन ट्राइंगल AOB ये हाइपोटेनस हो जाएगा 90 डिग्री अपोजिट वाला, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. क्या लगाया मैंने, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, है ना. यही लगा रही हूँ मैं, पाइथागोरस. तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, तो x स्क्वायर इक्वल टू 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √13. अगर x √13 आ गया तो ये तो 2x है, ये तो 2x है, तो यहाँ पे तो आराम से अपन निकाल सकते हैं. तो 2√13 हो जाएगा. तो ये √13, ये 2√13, और इस पे अपन क्या करते हैं, अगेन यहाँ से एक जगह क्या कर लेते हैं, पाइथागोरस लगा लेते हैं कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल पे जो दिख जाए. तो AOE पे लगा सकती हूँ मैं बहुत आराम से. तो इन ट्राइंगल AOE y मेरा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5, y स्क्वायर इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, √5.
और y रूट 5 है, तो ये पूरा तो y प्लस वाई प्लस वाई, ये तो पूरा कितना आ जाएगा 3y हो जाएगा कि नहीं होगा, ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा 3y, y प्लस वाई प्लस वाई 3y। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरा AC है वो 3y के बराबर है, और 3y और y की वैल्यू रूट 5 है, तो 3 रूट 5 हो जाएगा। और मेरा BC कितना आ गया 2x, दैट इज़ 2 रूट 13, और यहाँ से हमारा AB आ गया, दैट इज़ रूट 13। तो यहाँ पे हमारी सारी की सारी साइड्स मिल गई। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे भी एक बार लिख देती हूँ एक बार, AC कितना आ गया हमारा 3 रूट 5, ठीक है ना, रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 3 रूट 5। BC कितना आ गया हमारा 2 रूट 13, और इस AB कितना आ गया रूट 13। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बट यहाँ पे दो चीज़ें ही देखने लायक थी कि ये वाला ट्रायंगल, एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑब्जर्व हो जाए, और दूसरा ये कंस्ट्रक्शन, दिस कंस्ट्रक्शन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी, और आज के जो कंसेप्ट्स हैं वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।